which is simple learning, and today we will study geography chapter named Australia. So student, if you have not seen the previous chapter of your geography subject, and I have uploaded the previous chapter in the playlist, you can check there the chapter of your geography subject. So student, without further delay, let's get started. This is the part 1 of the chapter, and the remaining chapter we will do in part 2. So it starts from here, chapter 9, theme 7, Australia. In this chapter, what we will study about its locations. This Australia country, it is located where in the world map, and its major physical features, locating the above on the map. A case study about sheep rearing in Australia, and learning outcome, children will be able to locate Australia on the world map. अगर आपके पास वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया को लोकेट करने के लिए आता है तो आप वहां पे ये भी बता सकते हो और कंट्रीज भी बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया में. एंड लोकेट द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैप. एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. स्टार्ट फ्रॉम हियर. ऑस्ट्रेलिया इंट्रोडक्शन. तो हमें यहाँ पे दे रखा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंट्रोडक्शन. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द ओनली वन एक्सेप्ट अंटार्कटिका विच इज wholly इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक बहुत ही छोटा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप है. और किसको छोड़ के? अंटार्कटिका को छोड़ के. ये क्या है? अंटार्कटिका को छोड़ के बहुत ही छोटा ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉल कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरा तरीके से कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में. लाइक साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, इट इज अ कॉम्पैक्ट मास एंड हैज रिलेटिवली अनब्रोकन कोस्ट लाइन. साउथ अमेरिका की तरह और अफ्रीका की तरह ही ये क्या है? एक कॉम्पैक्ट मास है एंड हैज रिलेटिवली अनब्रोकन कोस्ट लाइन, जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो अनब्रोकन है यानी कि टूटी हुई नहीं है. कोस्ट लाइन का मतलब जो समुद्र तटीय रेखा है वो. ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी. जो ऑस्ट्रेलिया उसको खोजा गया 17th सेंचुरी जैसे बिगिन हो रही थी उस टाइम पे. इन 1642 एबेल जेम्स जून टैस्मैन, अ डच नेविगेटर, सेल्ड अराउंड द साउदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. 1642 में जो एबेल जेम्स जून टैस्मैन है वो एक डच नेविगेटर थे, नाविक थे, और उन्होंने कहाँ सेल किया यानी कि उनके पास जो बोट वगैरह जो भी रही होगी तो उन्होंने कहाँ पे सेल किया? जो साउदर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया के वहां पे. और वहां पे जो डच नेविगेटर है उन्होंने वहां पे देखा जो आइलैंड है तस्मानिया और तस्मान सी, वो उन्हीं के नाम के बात पड़े, जैसे कि तस्मान है ना उनका नाम, तो उन्हीं के नाम पे पड़े हैं ये आइलैंड के नाम जो है तस्मानिया और तस्मान सी के. After Tasman's voyage, Captain James Cook sailed from England in 1788 and landed at Botany Bay near Sydney. और Tasman's voyage यानी कि voyage का मतलब जब कोई समुद्री यात्रा करता है उसको बोलते हैं voyage. तो जो तस्मान है वो जब अपनी समुद्री यात्रा पे गए तो जो कैप्टन जेम्स कुक है वो कहाँ पे से सेल्ड, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? इंग्लैंड से 1788 में, और लैंड हुए बॉटनी बे यानी कि जो सिडनी के नजदीक में है ये जगह. यहाँ पे आपको दोनों की पिक दे रखी है, एबेल जेम्स जून टैस्मैन और कैप्टन जेम्स कुक की. अब हम पढ़ते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है. Australia is called the island continent and watery continent as it is surrounded by oceans on all sides. जो ऑस्ट्रेलिया उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं और वाटरी कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं. तो इसका नाम ये क्यों पड़ा है? क्योंकि ये ओशन से पूरी जगह से यानी कि पूरी साइड से ये घिरा हुआ है ओशन से. ओशन यानी कि महासागर से, इसलिए इसका नाम है आइलैंड कॉन्टिनेंट और वाटरी कॉन्टिनेंट. मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर आइसोलेटेड एंड आर स्कैटर्ड इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस. बहुत ही ज्यादा जो आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के वो आइसोलेटेड है और फैले हुए हैं. आइसोलेटेड है यानी कि अपनी जगह पे है, और स्कैटर्ड है पैसिफिक और इंडियन ओशियंस में. ऑस्ट्रेलिया इज इनहेबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ एबोरिजिन्स. जो ऑस्ट्रेलिया है वहां वहीं के लोग जो पहले के बसे हैं, जो वहां कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था तब से जो एबोरिजिन्स यानी कि वहीं के वासी हैं वो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां. एज द कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन बिटवीन एशिया एंड अमेरिका, इट्स इंपॉर्टेंस हैज इंटरनेशनली इंक्रीज. जैसे कि जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया और अमेरिका के बीच में है, तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो इंटरनेशनली बेस पे भी क्या है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये किसके बीच में है? एशिया और अमेरिका के बीच में. जो आइलैंड्स है कॉन्टिनेंट के उनको यूज किया जाता है हॉल्टिंग प्लेसेस यानी कि जहां पे रुके. जब कोई यात्रा करता है तो कोई जगह होती है ना रुकने की, जहां पे हम क्या करते हैं? थोड़ा आराम भी करते हैं, तो एक दिन के लिए हॉल्ट मारते हैं, फिर उसके दूसरे दिन से अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं. तो वैसे ही जो ये आइलैंड है यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसको हॉल्टिंग प्लेसेस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है जब यात्रा करते हैं एशिया से अमेरिका तक. इट्स मिलिट्री इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो ग्रेट.
जो मिलिट्री इंपॉर्टेंस है इसकी वो भी बहुत ही बड़ी है। जो बिग और स्ट्रॉन्ग नेशंस है वो इन आइलैंड्स को यूज करते हैं अपने मिलिट्री बेसिस के लिए। नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड्स इज अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है इस आइलैंड की, तो ये बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हर साल। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस इस आइलैंड की वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि बहुत ही अच्छी है और हमें अच्छी लगती है, और सूदिंग है, यानी कि हम वहां रह सकते हैं। और किसकी वजह से? ये ओशंस की वजह से है। और जो एवरेज समर टेम्परेचर है यहाँ वो 23 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एवरेज विंटर टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस होता है। एवरेज रेनफॉल यहाँ की 25 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच, और जो रेनफॉल है वो हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कब होती है? मई से अक्टूबर तक। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ ओशियनिया, जो बहुत ही ज्यादा आइलैंड है ओशियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का, और जो अदर आइलैंड्स है वो कोरल टाइप के हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे है लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में, है ना, एशिया के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो यहाँ पे है ये कॉन्टिनेंट, ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो है ना ये साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि साउथ की तरफ है, तो इसलिए। और इसके इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन, इधर भी ओशन है। Rapid transport and communication have established contacts with the more highly developed regions of the world। जो बहुत ही रैपिड ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये एस्टेब्लिश करते हैं ये अपना कॉन्टैक्ट किसके बीचों में? किसमें? जो डेवलप्ड रीजन है हमारे वर्ल्ड के। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड वेस्टर्न एजुकेशन हैव हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न है और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो डेवलपमेंट यानी कि जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है, विकास है, उनमें क्या करती है? मदद करती है। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी आती है तो उससे क्या होता है? बहुत सारी स्कीम्स यानी कि जो कंट्री है वो क्या करती है? ग्रो करती है ना। तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का उस कॉन्टिनेंट के, वो भी हो चुका है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से। जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक चेंज आए। बहुत ही सारे एनिमल्स जैसे कि कंगारू, प्लेटिपस, बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच, एमू, ये यहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास दे रखा है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कहाँ पे कौन सी जगह है। जैसे कि अब आगे पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे न्यू साउथ वेल्स यहाँ पे है, कैनबेरा यहाँ पे है, और सिडनी यहाँ पे है, ब्रिस्बेन, विक्टोरिया, एडिलेड, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और डार्विन कहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके जो मैप है वो एग्जाम में भी आते होंगे। अब हम पढ़ेंगे जो लोकेशन और एक्सटेंट है इस कॉन्टिनेंट का, यानी कि कहाँ पे है ये, और इसका जो फैलाव है यानी कि कहाँ से कहाँ तक ये स्प्रेड है। ऑस्ट्रेलिया इज एंटायरली इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि अभी हमने देखा जो ऑस्ट्रेलिया वो साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये जो कॉन्टिनेंट है इससे पास होके कौन सी जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है? 10 डिग्री साउथ से 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी कि जैसे हमने पढ़ा ना साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जो ये लैटिट्यूड के, जो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखते हैं ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसको पास करके जाती है, ये हमने पढ़ा। और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो कैसे है? देखिए, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, तो यानी कि लैटिट्यूड कैसे हो गया? ऐसे में हो गया ना। तो ये जो लैटिट्यूड है ये कहां से कहां तक है, और ये जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि ये, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे हैं। इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो इसके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है उसमें जो रीजन है वो है 112 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट। तो लॉन्गिट्यूड आप किसको बोलोगे? ये, ठीक है, ये है ना 120 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री, ये 150 डिग्री ईस्ट। तो ये यही यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट इसका। टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज 7.69 मिलियन स्क्वायर मीटर। जो टोटल एरिया ऑस्ट्रेलिया का वो है 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो पैसिफिक ओशन है ये इसके नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ भी, और ये जो इंडियन ओशियन है वो वेस्ट की तरफ, और अंटार्कटिका या तो साउदर्न ओशियन की तरफ। कहाँ की तरफ? साउथ में। अब हमने ये पढ़ दिया इसका लोकेशन और एक्सटेंट कॉन्टिनेंट का, हमने लैटिट्यूड के फॉर्म में, लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नाउ वी विल रीड अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स। ऑस्ट्रेलिया इज 1.5 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया 1.5 टाइम बड़ा है कितने किससे? इंडिया से। बट द टोटल कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड, पर जो टोटल कॉन्टिनेंट है वो किसमें डिवाइड है?
6 स्टेट्स में और 2 इंटरनल टेरिटरीज में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, यानी कि वहां वो देखती है। तो स्टेट और कैपिटल यानी कि जो हमने पढ़े, स्टेट ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड की जो कैपिटल है वो ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ और टस्मानिया की होबार्ट। ये आपके पास स्टेट और कैपिटल दे रखी है। टेरिटरी और कैपिटल यानी कि हमने पढ़ा ना अभी, टू इंटरनल टेरिटरीज है इसकी। तो नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल डार्विन हो गई और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की कैपिटल कैनबरा हो गई। फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की। जो फिजिकल डिवीजन है यानी कि ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड किया गया है 6 फिजिकल डिविजन्स में, जिसमें सबसे पहले है जो ईस्टर्न माउंटेन्स और हाईलैंड्स, एंड द नेक्स्ट वन इज Central Lowlands, Western Plateau, fourth one is Coastal Plains, fifth one is the Great Artesian Basin, and sixth one is the Rift Valley of Australia. First one is Eastern Mountains and Highlands. जो ईस्टर्न माउंटेन और हाईलैंड है वो रन किधर की तरफ करते हैं, पैरेलल कोस्ट की तरफ रन करते हैं, और जितना इंटायर नॉर्थ साउथ लेंथ है ऑस्ट्रेलिया की वहां पे। ये जो माउंटेन चेन्स है इनको बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि जो पैरेलल रन करती है कोस्ट के, और किधर की तरफ, नॉर्थ साउथ, किसकी लेंथ की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की। और जो क्वींसलैंड रेंज है या तो इसको बोला जाता है डार्लिंग डाउन्स, ये लोएस्ट है हाइट में, और जो न्यू इंग्लैंड रेंज है और जो ब्लू रेंज है वो है हायर। तो जो आपके पास यहाँ पे रेंज दे रखी है तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग समझना है, यानी कि फिजिकल डिविजन है ये ऑस्ट्रेलिया के। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स इस कलर में है यहाँ पे, वेस्टर्न प्लेट्यू आपके पास ये, और सेंट्रल लोलैंड्स, और फिर कोस्टल प्लेन्स यानी कि ग्रीन में। तो आपको इसके अकॉर्डिंग वेस्टर्न प्लेट्यू ये हो गई, सेंट्रल लोलैंड्स ये येलो में हल्के। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कहाँ पे है सिचुएटेड। The snowy and Barry Mountains are about 2000 मीटर इन हाइट, यानी कि जो स्नोई और बेरी माउंटेन्स की जो हाइट है वो 2000 मीटर है। और जो बॉटम एंड है इस माउंटेन चेन का उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन आर्म्स। ये कहां से कहां तक फैला है, 480 किलोमीटर विक्टोरिया से और न्यू साउथ वेल्स तक। ये जो माउंटेन है ये फॉर्म होते हैं, ये वाटर साइड को फॉर्म करते हैं, किसके बीच में, मूरे रिवर सिस्टम और रिवर्स जो तस्मानिया सी में फ्लो करती है। माउंट कॉस्क्यूस्को यानी कि जिसकी हाइट है 2228 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का। तो माउंट कॉस्क्यूस्को ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कितनी दूर है ऑस्ट्रेलिया से, 2400 माइल्स अवे, यानी कि इतनी दूर है, आपको यहाँ पे पिक दे रखी है उसकी। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में। जो एंटायर लैंड मास है वो किस किस के बीच में, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया और नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ स्पेंसर के बीच में, और सेंट विंसेंट बे यानी कि जो साउथ की तरफ है, ये फ्लैट लोलैंड है। और जो प्लेन है वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, और उनके नाम है कारपेंटेरियन प्लेन, आयरे लेक बेसिन, मोरे डार्लिंग रिवर बेसिन, और ये पार्ट, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको जाना जाता है लैंड ऑफ आर्टिसियन वेल्स के नाम से। अब हम पढ़ते हैं कारपेंटेरियन जो प्लेन्स है वो क्या है। ये जो प्लेन्स है इनमें क्या है, इनमें क्या गिरती है, ड्रेन यानी कि जो रिवर है फ्लिंडर्स वो गिरती है, और रिवर मिसाइल गिरती है। और ये जो सेपरेट होते हैं किस लेक से, लेक आयरे बेसिन से, किसके थ्रू, बार्गले टेबल लैंड के थ्रू और सेल्विन रेंज के थ्रू। तो ये अलग होते हैं किनसे, इन लेक से। आयरे लेक बेसिन ये बहुत ही बड़ा सोर्सर सेप्ड में, जैसे आपने सोर्सर देखा होगा ना, उसी सेप्ड में ये एरिया है इनलैंड ड्रेनेज का। और ये क्या है, एक टाइप का ड्राई रीजन है, और इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिवर्स डिसअपियर है, यानी कि गायब है, विदाउट रीचिंग यानी कि गायब हो जाती है। जब ओशियन और सी में पहुंचने से पहले यहाँ पे क्या होती है, ये रिवर्स गायब हो जाती है वहां पहुंचने से पहले। और यहाँ पे फिजिकल फीचर्स दे रखा है ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल यानी कि ये यहाँ पे, और ट्रॉपिकल है यानी कि ग्रीन क्लाउड, और सब ट्रॉपिकल यानी कि लाइट ग्रीन में, और डेजर्ट रेड में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे डेजर्ट का है और कहाँ पे ग्रासलैंड और टेम्परेट है। द मूरे डार्लिंग रिवर बेसिन यानी कि ये बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चर एरिया है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये जो रीजन है इसमें बहुत ज्यादा वाटर होता है, सप्लाई होता है कहाँ से, रिवर्स के थ्रू। और जो मूरे हैं वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ यानी कि डार्लिंग और मुरम्बिट के ड्रेन्स के साथ 1/7 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लैंड मास, यानी कि जो मूरे है यानी कि वो अपनी ट्रिब्यूटरीज डार्लिंग और मुरम्बिट के ट्रेन्स नियरली 1/7 ऑफ द ऑस्ट्रेलिया लैंड मास, यानी कि इतनी ये क्या कहते हैं, जितना ऑस्ट्रेलिया का लैंड मास है तो इतनी ये क्या करती है, गिरती है इसके 1/7 में। दीज रिवर्स आर स्नोफेड यानी कि जब बर्फ गिरती है ना तब ये रिवर बनती है। दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउदर्न आल्प्स, और ये कहां से निकलती है, साउदर्न आल्प्स से। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू के बारे में। ये बहुत ही बड़ी प्लेट्यू रीजन है जो सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट किसके, ऑस्ट्रेलिया के। और
किससे कंपोज्ड है ये, जो एंशियंट रॉक यानी कि जो पुरानी रॉक की सील्ड है, गोंडवाना यानी कि जो रॉक है उसकी रिमेन से, यानी कि जो बची, उसके बाकी जो बची हुई जितनी भी रॉक है उससे। इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 120 मीटर टू 460 मीटर, जो इसकी हाइट है वो वेरी करती है 120 मीटर से 460 मीटर तक। और कुछ प्लेसेस में जो हाइट है वो 300 मीटर से ज्यादा है। जो इंटीरियर पार्ट है यानी कि अंदर का पार्ट है इस प्लेट्यू का, वो एक ड्राई डेजर्ट है और बहुत ही ज्यादा साल्ट लेक है वहां। इन द साउथ दिस प्लेट्यू मिंगल्स विद द लेब्राडोर प्लेन्स, और साउथ में जो प्लेट्यू है वो किसके साथ मिल जाती है, लेब्राडोर प्लेन्स के साथ। स्मॉल रिजेस, जैसे कि मैंने कहा ना आपको, जैसे ये पहाड़ होते हैं ना, जैसे ये पहाड़ है और ये भी पहाड़ है, तो इसके बीच में जो ऊंचाई ऊंचाई होगी ना थोड़ी, उसको बोलते हैं रिजेट। तो यही जो स्मॉल रिजेस है उसको देखा जाता है किसके बीच में, इन द मिडिल और वेस्टर्न पार्ट यानी कि इस प्लेट्यू के बीच में। और ये जो रिजेस है वो है हामसेल रेंज, मैकडोनेल रेंज और मुस्ग्रेव रेंज, ये इनके नाम है जो रेंज वहां पे है। कुछ जो डेजर्ट है रीजन में वो है गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और देयर इज अ ह्यूज मास ऑफ सिंगल रॉक कॉल्ड आयर्स रॉक, और बहुत ही ज्यादा बड़ा मास है सिंगल रॉक का जिसको बोला गया आयर्स रॉक। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत ही नैरो है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है। और ये जो प्लेन है वो एक्सटेंड कहाँ से, 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर, किस जहां पे सिर्फ कोस्ट है यानी कि तट है वहां से ये एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ये जो रीफ है ये सिचुएटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पोलर रीफ सिस्टम है। ये कहां से कहां तक फैली है, 1900 किलोमीटर, यानी कि ये स्ट्रेच है वहां से 1900 किलोमीटर तक। और कहां पे है ये, नॉर्थ ईस्ट किसके कोस्ट, किसका, ऑस्ट्रेलिया का, पैसिफिक ओशन में। कोरल रीफ इज फॉर्म बाय टिनी सी क्रिएचर्स, जो कोरल रीफ है उसको फॉर्म करते हैं जो छोटे छोटे सी क्रिएचर्स यानी कि जो वहां रहते हैं सी में, जिनको बोला जाता है कोरल पॉलिप्स। ठीक है, यानी कि जो कोरल रीफ जो है वो फॉर्म्ड होती है किसके थ्रू, जो छोटे छोटे सी क्रिएचर्स होते हैं यानी कि जो समुद्र में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। तो उनके थ्रू जो कोरल रीफ है वो फॉर्म्ड होती है। और वो किस में रहते हैं, वो दे लिव इन शैलो वार्म साल्टी वाटर्स ऑफ द सी, यानी कि शैलो यानी कि जो ज्यादा क्या हो, डेंस ना, वो डीप ना हो, और थोड़ा गर्म साल्टी वाटर हो, किसमें, सी में, वहां पे ही रहते हैं। दे क्रिएट कैल्शियम कार्बोनेट विच आफ्टर डेथ ऑफ द पॉलिप्स कंसोलिडेट्स इनटू रिड्स लाइक स्ट्रक्चर इन मेनी शेप्स एंड साइजेस। और वो क्रिएट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जो डेथ के बाद जो पॉलिप्स है, ये जो पॉलिप्स बनाते हैं ना कोरल रीफ को, तो अपनी डेथ के बाद वो क्रिएट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जो उसके बाद कंसोलिडेट यानी कि गैदर हो जाता है किसमें, रिड्स की फॉर्म में, रिड्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में, बहुत ही सारे शेप्स और साइजेस में। और वो किस कलर के होते हैं, किस कलर में होते हैं वो, अगर पिंक, रेड और व्हाइट कलर्स में। इट इज अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है स्टूडेंट। ये देखते हैं लोग कि कैसे कैसे वहाँ क्रिएचर्स रहते हैं और क्या वहाँ फॉर्म होता है, कैसे कैसे वो रिजेस, शेप्स और साइजेस के कैसे दिखते हैं, इसलिए बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ये है स्टूडेंट, आपको दे रखा है यहाँ पे पिक ग्रेट बैरियर रीफ की। In general, the western plateau drops steeply to the sea, giving rise to an even coastline with a few inlets, except in the northeast. जो वेस्टर्न प्लेट्यू ड्रॉप्स यानी कि जो वेस्टर्न प्लेट्यू है वो धीरे धीरे स्टीपली फॉर्म में है ना, कहां पे जाती है, सी तक जाती है, और वहां पे राइज करती है कोस्ट लाइन को, किसके साथ, फ्यू इनलेट्स के साथ, किसको छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। और यहाँ जो सी है वो सेलोवर है यानी कि ज्यादा डीप नहीं है, इसलिए ये हार्बर्स यानी कि बंदरगाह के लिए भी ठीक है ये जगह। जो बंदरगाह उनका नाम है डार्विन, वाइडनम और डरबाई, तो ये आपको नाम गिवन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में बता रखा है। जैसे कि सबसे पहले बेडरॉक, बेडरॉक ये नीचे ये पोर्शन, फिर उसके बाद है एक्विफायर यानी कि रेड पोर्शन, फिर डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट यानी कि जो वाटर का मूवमेंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड में दिखा रहा है, और उसके बाद जो इम्परवियस मटेरियल है वो ये है, इम्परवियस मटेरियल यानी कि येलो में है। तो यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग यानी कि जो वाटर का वेव होगा उससे रिलेटेड, रिचार्ज एरिया यानी कि यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं तब और अच्छे तरीके समझेंगे। नलर बार प्लेन, ये जो कोस्ट प्लेन है ये लोकेटेड है वेस्टर्न प्लेट्यू के साउथ में, और ये बहुत ही बड़ा फ्लैट एरिया है और यहाँ पे ट्री नहीं है। ये एरिड और सेमी एरिड है, इसके साथ साथ साउदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। और जो एरिया है नलर बार प्लेन का वो है इतना है, वो कितना, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेट आर्टिशियन बेसिन के बारे में। ये जो बेसिन है सिचुएटेड है किस स्टेट में, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के। ये बहुत ही लार्जेस्ट और डीपेस्ट आर्टिशियन बेसिन है वर्ल्ड का।
वर्ल्ड में। जो आर्टिशियन बेसिन है वो इम्पोर्टेंट है इरिगेशन पर्पज के लिए, और एक ये मेजर सोर्स भी है ग्राउंड वाटर सप्लाई के लिए भी। जो आर्टिशियन बेसिन है ये फ्लैट लैंड है, और इस बेसिन में जो आर्टिशियन वेल है वो प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस फ्लो। जो वाटर है वो फोर्स, यानी कि अभी हमने देखा ना जो उस फिगर में एरो है वो अपवर्ल्ड की तरफ है, कैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है इसमें, जो पानी और प्रेशर लगाता है। और ये जो प्रेशर है ये किसकी वजह से है, जो वेल के आउटलेट है, यानी कि जहां से पानी निकलता है बाहर, बीइंग सम डेप्थ बिलो द लेवल ऑफ द सोर्स ऑफ द वाटर। ये जो प्रेशर है ये किसकी वजह से, जो आउटलेट है उस वेल का, ठीक है। और वो कहाँ पे है, जो लेवल है, जो सोर्स ऑफ वाटर का लेवल है उसके नीचे यानी कि कुछ गहराई में। तो इस वजह से ये प्रेशर है ये वहां पे क्या करता है, एक्सर्ट करता है। As the water cannot escape below, the permeable layer becomes saturated to the rim of the basin, and if a well is sunk through the upper impermeable rock, the water flows into the well. और जो वाटर है वो एस्केप यानी कि वहां से नीचे नहीं जाता है। जो परमेबल लेयर है वो सैचुरेट यानी अलग अलग हो जाती है, कहाँ पे, जो टॉप होता है बेसिन का, और जो वेल है वो डूबता है यानी कि किसके थ्रू, जो अपर इम्परमेबल रॉक है, ठीक है, जो यानी कि परमिट नहीं होनी देती है उसको, और जो वाटर है वो उस वेल में फ्लो करता रहता है। बट देयर शुड बी अ लेयर ऑफ पोरस रॉक बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स। पर जो लेयर है उनके बीच में, पोरस रॉक जो लेयर है पोरस रॉक की किसके बीच में, नॉन पोरस रॉक के बीच में। पोरस का मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा, नॉन पोरस का मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी को। जो लेयर है पोरस रॉक की वो एक्सपोज होती है ग्राउंड के सरफेस में, ताकि वो इनेबल यानी कि वो अलाउ कर सके सरफेस, उस जो सरफेस का वाटर है उसको आने के लिए। बट देयर शुड बी एडुकेट रेंज टू सप्लाई ग्राउंड वाटर। पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो रेन है वो ग्राउंड वाटर में सप्लाई होने के लिए एडुकेट रहती है, इनफ रहती है। और ये जो वाटर है आर्टिशियन वेल का ये प्योर होता है और इरिगेशन पर्पज के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जो वास्ट रीजन है इस बेसिन का वो सप्लाई करता है इरिगेशन वाटर को बहुत ही सारे ऐसी टाइप के आर्टिशियन वेल्स है, बहुत ही ज्यादा फॉर्म में। तो हमने इसका फिगर यहाँ पे देखा था ना, ये है ना, तो यहाँ पे ये है स्प्रिंग यानी कि फ्लो है वाटर का, ये है पोटेंशियोमीट्रिक सरफेस यहाँ पे, और जो फ्लोइंग बोर्ड्स है ये है वो नॉन फ्लोइंग बोर, ये यहाँ पे है नॉन फ्लोइंग बोर, और ये फ्लोइंग बोर है। और यहाँ पे रिचार्ज एरिया यानी कि जैसे कि वाटर वगैरह हो रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे सी लेवल के बराबर का ये इसका लेवल, ठीक है। तो ये है आर्टिशियन बेसिन, यानी कि ये क्या है, एक बहुत ही डीपेस्ट आर्टिशियन बेसिन है वर्ल्ड में। और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होते हैं हमने पढ़ लिया। और ये एक फ्लैट लैंड है, और इस बेसिन में आर्टिशियन वेल प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूअस फ्लो किसका, वाटर ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ फोर्स होता है वाटर का। ये किसकी वजह से होता है, हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दे रखी है पूरी। जो रिफ्ट वैली है ऑस्ट्रेलिया की वो हम पढ़ते हैं। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो सिचुएटेड है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टीप साइडेड वैली है, यानी कि इसमें थोड़ा ढलान भी है, ये बहुत ही लंबी है पर, एंड हैज अ स्मॉल प्लेन विद इन इट, और उसमें छोटा प्लेन भी है उसी में। मतलब प्लेन का मतलब जो प्लेन क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। लेक टोरेंट, सेंट विंसेंट गल्फ और गल्फ ऑफ स्पेंसर ये पार्ट है इस रिफ्ट वैली के। अब हम पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का। जो बहुत ही ज्यादा रिवर्स है ऑस्ट्रेलिया की वो टू टाइप के हैं। एक तो ओशन गोइंग रिवर्स यानी कि जो ओशन में आके मिल रही है, और एक है इनलैंड रिवर यानी कि जो लेवल यानी कि सरफेस के अंदर ही अंदर क्या है वो बह रही है। जो ओशन गोइंग रिवर्स है वो किधर की तरफ फ्लो होती है, कोस्ट की तरफ, और ओशन में गिरती है। जैसे कि इनका नाम है तो वैसे ही ओशन में गिरेंगी। जो इनलैंड रिवर है वो लेक्स में गिरती हैं और सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में गिरती हैं विद इन द कंट्री यानी कि इसी कंट्री के अंदर। Most of the perennial rivers of Australia have their sources in the eastern highlands or the Great Dividing Range। बहुत ही ज्यादा जो perennial rivers हैं ऑस्ट्रेलिया में उनके जो sources हैं वो है ईस्टर्न हाईलैंड्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो मेन रिवर है ऑस्ट्रेलिया की वो है मोरे डार्लिंग, एरे, गैस्कोइने, मोरमबिडगे, लाकलैंड, टॉरेंस, फ्लिंडर्स, वेरेंगो, वार्बल्टन, बारवन एटसेट्रा। जो मोरे डार्लिंग है वो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी के बारे में जो सी प्रियरिंग है ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको जैसे कि कॉन्टिनेंट दे रखे हैं, इनके साथ साथ केस स्टडी भी दे रखी है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो सी प्रियरिंग है ऑस्ट्रेलिया में वो क्या है। विद 100 मिलियंस ऑफ सीप, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जो ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि सीप हमें वूल देती है, भेड़ से ऊल तो निकाला जाता है ऊन, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही
बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है इस वूल का। सीप थ्राइव बेस्ट इन रीजन्स वेयर द ईयरली रेनफॉल इज स्कैंटी। सीप वहीं पे ज्यादा होगी जहां पे क्या होगी, जो ईयरली रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा होगी, और जो समर टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि इसके लिए ठंडा चाहिए। सीप कैन बी रेज इन रेंज ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट्स इंक्लूडिंग एरिड जोन। जो सीप है वो वहां पे होगी जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होगा, जैसे कि एरिड जोन्स इंक्लूड करके। जो फार्मर्स है वो अरेंजमेंट करते हैं फेंसेस का, हाउसिंग का, सेट्स का और अदर फैसिलिटीज भी अपनी प्रॉपर्टी में, जैसे कि वाटर, फीड, ट्रांसपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल। वाटर इज रेज बाय विंड पंप्स। जो वाटर इसको रेज किया जाता है विंड पंप के थ्रू, और कुछ फार्मर जनरेट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी। नियर द हाउस आर द क्वार्टर्स ऑफ द मैन। और हाउस के नजदीकी क्वार्टर होते हैं मैन के। आउट हाउसेस होते हैं, स्टेबल्स होते हैं, गैरेजेस होते हैं, शेयरिंग सेट्स होती है और ब्लैक स्मिथ की शॉप भी होती है। शीप आर कंट्रोल बाय शेपर्ड्स और बाय शीप डॉग्स। या तो उनको कंट्रोल किया जाता है शीप डॉग्स के थ्रू या शेपर्ड्स के थ्रू, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कटर। ये शीप स्टेशन, जो शीप स्टेशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है एज अ रेंच इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक मेन एक्टिविटी है शीप को पालने की, वूल के लिए और मीट के लिए। मीट भी खाते होंगे वो शीप की। शीप स्टेशंस आर यूजुअली इन द साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट रीजन। जो शीप स्टेशंस है यानी कि जहाँ पे शीप को रखा जाता है, उनको पाला जाता है, तो वहां उनको जो रीजन है जहाँ पे उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है, यूज किया जाता है, वो है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट रीजन इस कंट्री में। इन ऑस्ट्रेलिया द ओनर ऑफ ए शीप स्टेशन इज कॉल्ड स्क्वेटर और ग्रेजियर। सो स्टूडेंट, जो ऑस्ट्रेलिया में जो ओनर है यानी कि जो शीप के ओनर है, मालिक है, तो जो शीप स्टेशन के जहाँ शीप को रखे जाते हैं उनको क्या किया जाता है, अपने पर्पस के लिए रियरिंग की जाती है उनकी। तो जो सीप स्टेशन है, जो उनके ओनर है ऑस्ट्रेलिया में, उनको बोलते हैं स्क्वेटर और ग्रेजियर। सीप रियरिंग इन्वॉल्व्स एन एनुअल मस्टर ऑफ सीप टू बी सोन एंड शेयरिंग सेट एंड शेयरर्स क्वार्टर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेशन। तो स्टूडेंट, जो सीप रियरिंग है यानी कि जो शीप से ऊल वगैरह निकाली जाती है, तो वो किससे जुड़ा है, जो शीप वगैरह है, जो शीप से वूल निकाली जाती है उसको निकालना और उसके बाद उनको शेड यानी कि रखना, और ऐसे क्वार्टर्स बना रखे हैं जो इस स्टेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। A sheep station also includes a homestead, adjacent sheds, windmills, dams, silos, and in many cases a landing strip available for use by the Royal Flying Doctor Service। तो स्टूडेंट, जो शीप स्टेशन है वो इंक्लूड करते हैं होम स्टेट को भी और एडजेसेंट सेट यानी कि सेट जो वहां पे रखी रहती है, यानी कि जहां पे वो रहते हैं। विंड मिल्स, वहां पे विंड मिल्स भी हैं, डैम्स भी बने हुए हैं, और सिलोज, ये एक स्ट्रक्चर होता है बल्क मटेरियल को स्टोर करने का। और बहुत सारे केसेस में एक लैंडिंग स्ट्रिप भी अवेलेबल होती है, जो कौन यूज करते हैं वहां पे, रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस, यानी कि जब वहां पे ये डॉक्टर आते हैं, किस में आते होंगे, ये किसी एरोप्लेन वगैरह में आते होंगे, तो उसके लिए वहां पे लैंडिंग स्ट्रिप भी बनाई गई है। वेयर द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एलो स्पेशली नॉर्थ ऑफ द डॉग फेंस, कैटल स्टेशंस आर सिमिलर बट रन बीफ कैटल रेदर देन शीप। जहां पे जो क्लाइमेट और वेजिटेशन ठीक होगी, कहाँ पे, जो नॉर्थ है डॉग फेंस का, वहां पे जो कैटल स्टेशन है वो एक जैसे हैं, पर जो रन बीफ कैटल है यानी कि जिनको बीफ यानी कि जैसे फ्लैश वगैरह जो लोग खाते हैं ना, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं तो वो खाते हैं इनको, जो कैटल्स वगैरह होते हैं जो उसको मारने के बाद और उनके फ्लैश वगैरह को, तो इनको रखा जाता है सीप, मतलब सीप के बजाय इनको रखा जाता है। कुछ स्टेशन एक्सक्लूसिवली है सीप के लिए, यानी कि जहां शीप को नहीं रखा जाता और कैटल को नहीं रखा जाता, पर जहां कैटल, शीप और क्रॉपिंग और गोड्स को, इन सबको रखा जाता है। तो कुछ स्टेशन में केवल शीप ही नहीं है या कैटल ही नहीं है, पर ये है, उनमें कैटल भी मिक्स है, शीप भी मिक्स है, शीप, क्रॉपिंग और इवन गोड्स भी। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का ये चैप्टर स्टूडेंट समझ में आएगा, और हम रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।